दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले 9 फरवरी 2026 को आप लोगों का विज्ञान का परीक्षा होगा क्लास 10 का। इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग समय नहीं गंवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण को देखते हैं। तो उत्तल दर्पण में दिया गया है कि परावर्तन बाहर के उभरे हुए तल से होता है। जो परावर्तन है वो बाहर के उभरे हुए तल से होता है। और पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है कि यह एक प्रकार का गोलीय दर्पण है, इसके भीतरी भाग पॉलिश किया गया होता है। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है कि इनमें हमेशा काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। मतलब जो ये उत्तल दर्पण है इसमें हमेशा छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब हम लोग देख चुके हैं उत्तल दर्पण, अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में दिया गया है कि परावर्तन के दबे हुए तल से होता है, दबे हुए तल से होता है, परावर्तन अंदर के दबे हुए तल से होता है। जबकि 2 नंबर में दिया गया है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग पॉलिश क्या हुआ रहता है। ठीक है, उसका अंदर भाग पॉलिश क्या हुआ रहता है, लेकिन इसमें अवतल में बाहरी भाग। ठीक है, अब 3 नंबर में देखिए कि इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है एवं काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि खतरे का निशान लाल रंग का क्यों बनाया जाता है। मतलब ये खतरे का निशान होता है वो लाल रंग का क्यों होता है। तो उत्तर देख लीजिए। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य का मान सबसे अधिक होता है। मतलब लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य का मान है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, प्रतिकरण का होता है, इसलिए दूर से देखने वाले रंग में लाल रंग सबसे उपयुक्त होता है। और हम लोग यदि लाल रंग को दूर से देखेंगे तो हम लोग को बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है, इसलिए ही इस रंग को खतरे का रंग बनाया गया है। तो अतः खतरे का निशान लाल रंग का ही बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। तो 3 में पूछा जा रहा है कि परिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। मतलब परिवर्ती क्रिया में हम लोग का दिमाग है उसका क्या भूमिका है। तो देख लीजिए कि मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यह मस्तिष्क से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने और उसका विश्लेषण करने का कार्य करता है। प्रवृत्ति क्रिया अनिच्छिक होती है, पता इसमें मस्ती का वो भाग है, मस्ती ने मस्तिष्क का वो भाग है जो सोचने का कार्य लेता है। अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मंडूला द्वारा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख चुके हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो 4 में पूछा जा रहा है कि आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में अंतर लिखिए। मतलब आहार श्रृंखला है और उस आहार जाल में अंतर हम लोग को बताना है। ठीक है, तो उत्तर को देख लेते हैं। तो किसी परितंत्र में पदार्थ का चक्रीय प्रभाव आहार श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, अब परितंत्र की रचना के अनुसार आहार श्रृंखला में वृद्धि पाई जाती है। जैसे घास के मैदान की आहार श्रृंखला, जलीय आहार श्रृंखला, वन के आहार श्रृंखला इत्यादि। किसी परितंत्र में पाए जाने वाले आहार श्रृंखला को संजाल और आहार जाल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। और यदि आप लोग इसको नहीं लिखे कॉपी में तो सबसे पहले आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इससे किस से दूर किया जा सकता है। तो ऐसा दोष जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई होती है। मतलब निकट दृष्टि दोष है उसमें हम लोग पास की वस्तुओं को अच्छे से दिखाई दे सकते हैं, देख सकते हैं, परंतु दूर रखी वस्तुओं को हम लोग अच्छे से दिखाई नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसे ही हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। मतलब जो अवतल लेंस का जो चश्मा लगाया जाता है उसी से हम लोग को इसको दूर किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं कि दूर दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। मतलब दूर दृष्टि दोष तो ऐसा दोष जिसे दूर की वस्तु उसे पर दिखाई देती है। मतलब दूर की वस्तु को हम लोग दिखाई देती है पूरा बढ़िया से, परंतु साफ मतलब सामने वस्तु को हम लोग नहीं देख पाते हैं अच्छा से, उसी को हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। इसे उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो कमेंट कीजिए कि समझ में आ रहा है। प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन क्या है। तो श्रेणी में कुल प्रतिरोध जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये लगातार चलते रहता है। ठीक है, इसका धारा समान रहती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। मतलब प्राकृतिक जो संसाधन है
उसका जो संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो अत्यधिक दोहन से कमी हो जाती है। मतलब प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, कि अत्यधिक दोहन से कमी हो जाती है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए ये आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहलाता है। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया, उसमें जो द्रव्यमान संरक्षण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अभिक्रिया से पहले और बाद द्रव्यमान समान रहती है। मतलब अभिक्रिया से पहले और बाद का द्रव्यमान वो समान रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। तो 10 में पूछा जा रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक क्यों होता है। मतलब जो आयात और निर्यात होता है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक क्यों होता है, ये पूछा जा रहा है कि निर्वात में प्रकाश का चाप सबसे अधिक क्यों होता है। तो ये किस लिए होता है, तो निर्वात में प्रकाश का चाप सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। प्रतिरोध क्या है, परिभाषा सहित समझाइए। जो प्रतिरोध है वो क्या है, उसको हम लोग को परिभाषा सहित समझाना है। तो प्रतिरोध वो संपत्ति है जो चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा डालती है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, और जूल का एसआई मात्रक क्या होता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 कि अपवर्तन के दो नियम लिखे। मतलब अपवर्तन है, अपवर्तन के दो नियम क्या क्या है, तो घटना किरण, अपवर्तित किरण और लंब समकोण पर होते हैं। ठीक है, और को पॉइंट नंबर 2, घटना कोण दो अपवर्तन कोण के परिमाण समान रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 के देखते हैं कि उत्तल लेंस की विशेषता बताइए। अब बोलो उत्तल लेंस, यह प्रकाश को विपरीत करता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जो उत्तल लेंस है वो प्रकाश को विपरीत करता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। तो 14 में पूछा जा रहा है कि मानव वृषण के दो भाग लिखिए। मतलब दो कार्य लिखे शुक्राणु उत्पाद। वृषण में सेमिनिफरेस ट्यूब शुक्राणु जनन प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण करते हैं जो प्रजनन के आवश्यक होते हैं, और यह प्रक्रिया यौवन से होकर जीवन भर चलती है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है। अब टेस्टोस्टेरोन में पूछा ये क्वेश्चन है कि वृक्ष टेस्टोस्टेरोन नामक पुरुष लैंगिक हार्मोन का उत्पादन और स्रोत करते हैं जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे मांसपेशियां का विकास करता है। यह हार्मोन पुरुषों के यौन स्वास्थ्य और प्रजनन नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। मतलब जो हम लोग का आसमान है वहाँ पर तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे का प्रकाश के वायुमंडल में विभिन्न घनत्व वाली परतों से होकर गुजरता है, जहां अपवर्तनांक बदलता रहता है, जिससे प्रकाश की दिशा लगातार बदलती रहती है। इसे तारे कभी चमकते हैं और कभी धुंधले हो जाते हैं, जिसे हम लोग टिमटिमाते, इसे ही हम लोग टिमटिमाते देखते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग तारे टिमटिमाते कहते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन के दो कार्य लिखे। ऑक्सीजन हार्मोन, ऑक्सीजन एक प्रमुख पादप हार्मोन है, जैसे हिंदी में कभी कभी ऑक्सीजन हार्मोन के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, इसके दो मुख्य कारक है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करना और परोह भाग को वृद्धि करना। तो आप लोगों को और सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं और 15-20 तो क्वेश्चन बनाने का प्रयास करूंगा, आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।